नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 80 एमसीक्यूज के बारे में। यानी कि इससे पहले हमने आपको लिखित टाइप के मॉडल पेपर दे दिए, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस पेपर आते, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के नीचे लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लाइए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कब ला रहे हो, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस। तो ये ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है और ऐसे मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे हर एक यूनिट से संबंधित, ठीक है। तो ये इकाई संख्या 1 यहाँ पर आप देखें, इकाई नंबर 1 यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही इकाई नंबर 2, 3, 4 ऐसे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। 8 इकाइयाँ हैं, ऐसे ही मैं प्रयास करूंगा कि 8 की वीडियोज आपको मिल जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो यूनिवर्सिटीज़ या ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षाएं पूछी जा रही हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब आप बीए के फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं तो जब आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी होता है यानी भूगोल, तो आपको इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना होता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि 2 पेपर अगर होते हैं तो फर्स्ट जो 4 यूनिट है वो पेपर नंबर 1 में, और दूसरी जो आपकी 5 मतलब की जो अगली यानी आने वाली जो 5 यूनिट होती हैं यानी कि इकाई 5, 6, 7 और 8, ये 4 इकाई दूसरे पेपर में यानी डीडीयू वगैरह में ऐसे करके पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी का जो यूनिट नंबर 1 है उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। ऐसे ही मॉडल पेपर भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। एक दिन रिवीजन क्लास आएगी, वो लाइव फॉर्म में आपकी डिस्कशन में करूंगा, ठीक है। और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप की वीडियोस होगी जिसमें आपको एक प्रकार से हमारा चेहरा तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ आपको जानकारी मिलती रहेगी। और लगभग उसमें 1000 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी। सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं कवर कर दूंगा। महामैराथन संग्राम क्लास होगी, जो होगी रिवीजन क्लास, उसमें हम चर्चा करेंगे। इकाई संख्या 1 यहाँ पर देखें, ठीक है। देखिए इसका उत्तर आपको जो पीडीएफ वाले ग्रुप में अगर आप जुड़े होंगे तो वहां पर इसका उत्तर भी आपको नहीं दिखेगा, तो इसलिए उत्तर आप चाहे तो इसको उत्तर जो है नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जो कि पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और उत्तर में बताता हुआ चलूंगा तो आप उत्तर जो है नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बाद में इसका अगर निकलवा सकते हैं तो निकलवा कर पढ़िए, नहीं तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक पन्ने में, ठीक है। कि इकाई संख्या 1 के पहले क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इकाई संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है, आर्थिक भूगोल विज्ञान है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक भूगोल किसका विज्ञान है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा रहा है आर्थिक भूगोल विज्ञान है, किसका विज्ञान है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल जो है ये गतिशीलता का विज्ञान है। किसका विज्ञान है भैया, आर्थिक भूगोल जो है गतिशीलता का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल मानव की जीविकोपार्जन की विधियों की समानताओं व विषमताओं का अध्ययन है। यह कथन किस विद्वान का है, मर्फी, टिवार्थरा, रसेल स्मिथ या फिर जॉनसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आरी मर्फी ने इस कथन को कहा था। बड़े फेमस भूगोलवेत्ता है। और ये क्वेश्चंस जब मैं इसकी जो है उसको डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 1 को, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मर्फी ने इसको कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतया कितने भागों में बांटा जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतया कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है आर्थिक क्रियाओं को, ठीक है। कौन कौन सी, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, ठीक है, और तृतीयक क्रियाएं। क्लियर। प्राथमिक क्रियाओं में कौन सी चीजें, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, जंगल से लकड़ी काटना हो गया, प्राथमिक क्रियाएं हो गई। द्वितीय क्रियाओं में क्या होता है, जैसे कि दूध, आपने पशुपालन किया, दूध प्राप्त किया, दूध से आपने पनीर बनाया, तो पनीर बनाना आपका क्या हो गया, द्वितीय क्रियाएं हो गई। या फिर आपने जंगल से लकड़ी काटी, प्राथमिक उत्पाद हो, मतलब प्राथमिक क्रिया हो गई। अब उसी लकड़ी से आपने कुर्सी बना दिया, मेज बना दिया, तो आपकी द्वितीय क्रियाएं हो गई, ठीक है। और तृतीय क्रियाओं में क्या आएगा, तृतीय क्रियाओं में आपका उद्योग और संचार ये सब आ जाएंगे। यानी तृतीय क्रियाओं में क्या आएगा, आप इसी लकड़ी की कुर्सी को मार्केट में ले जा करके जब बेचेंगे तो तृतीय क्रिया हो जाएगी। चतुर्थक क्रिया हो जाएगी जिस साधन से आपने संचार और दूर संचार हो गया, या फिर और भी चीज़ें कुछ विद्वानों ने बताया, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न, आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ के प्रभाव के संदर्भ में मानवीय कार्यकलापों का अध्ययन है।
यह परिभाषा किसने दी? आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ के प्रभाव के संदर्भ में मानवीय कार्यकलापों का अध्ययन है, इसको कहा था रसेल स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के वर्तमान स्वरूप का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो इसका भैया किस शताब्दी में हुआ है? 20वीं शताब्दी में। आधुनिक या सॉरी आर्थिक भूगोल का जो वर्तमान स्वरूप है उसका विकास किस शताब्दी में हुआ? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी मतलब होता है कि 1901 से लेकर के 2000 ईस्वी के बीच का जो समय काल है, ठीक है, इसको कहते हैं 20वीं शताब्दी, ठीक है। और 21वीं शताब्दी 2001 से लेकर के, ठीक है, 2100 तक चलेगी। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर, आर्थिक भूगोल में मानव की किन किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या जैविक? तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु है मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या आर्थिक क्रियाकलाप या उपयुक्त सभी? बताएं। तो आर्थिक भूगोल का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वो देखिए मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाकलाप तीनों माने जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। वैसे आर्थिक क्रियाकलाप ज़्यादा बेटर है, लेकिन इनमें से दोनों मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक क्रियाकलाप, इन तीनों में अगर देखें तो ये तीनों एक प्रकार से इसके केंद्र बिंदु में शामिल हो सकते हैं। आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आर्थिक क्रियाओं के स्थानीय वितरण का भी अध्ययन करते हैं, आर्थिक संसाधनों के वितरण का भी अध्ययन करते हैं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन नहीं करते। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी इन तीनों चीज़ों का अध्ययन करते, क्षेत्रीय भिन्नता, स्थानीय वितरण और एक प्रकार संसाधनों का वितरण, इन सभी का अध्ययन हम लोग करते हैं। हाँ, और एक बात और, जैसे पीडीएफ वाला जो आप बोल रहे हैं कि गुरुजी पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी होगी इसकी, देखिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ के लिए व्यवस्था है, ऑब्जेक्टिव के, लिखित के, ठीक है, सभी के लिए। और क्लास जो हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है, ठीक है। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के आप भेज दीजिएगा। इस पर जैसे आप एसएमएस करेंगे आपको कितना क्या भेजा जाएगा, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो है भरनी होगी। उसके बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको जैसे एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चन पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको यहाँ पर चीज़ें और मिलेंगी, क्या मिलेंगी, जो आपको लिखित टाइप का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर पूरा वैध होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जैसे आपका जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है, ऐसे ही आपके पॉलिटिकल जियोग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट आपके होंगे। तो यहाँ पर 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। माइनर अगर होगा तो माइनर की भी और को करिकुलर की भी। को करिकुलर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, तो सभी की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में करवाई जा रही है। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ आपकी चल रही है ये भी पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसे ही और भी पीडीएफ बनेगी तो वो भी मिलती रहेगी, ठीक है। जो 500 क्वेश्चंस या 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं आएंगी उसकी भी पीडीएफ मिलती रहेगी। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ जाएं, जल्दी जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस जो है हो ही रही लगातार। जिनको जल्दी जुड़ना है वो जुड़ जाएं फटाफट से, और बहुत ही बेटर अंदाज में आपको चीज़ें मिलेंगी। देर ना करें बिल्कुल भी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के जन्मदाता कौन है? बताएं, आर्थिक भूगोल के जन्मदाता कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गोट्स, मैकफर्लेन, हंटिंगटन या ट्रिवार्था? तो आर्थिक भूगोल के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है गोट्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित का अध्ययन नहीं किया जाता। किसका अध्ययन नहीं करते हैं इनमें से? देखिए, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में हम लोग मृदा का वितरण, ठीक है, वन और परिवहन, इन सभी का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या का वितरण का अध्ययन नहीं करते, ये मानव भूगोल में करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है। देखिए, आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम में देखिए कौन कौन सा उपागम शामिल होता है। तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन में उपागम जो शामिल होता है, वस्तुगत, सैद्धांतिक और प्रादेशिक उपागम शामिल होता है। व्यवहारिक उपागम इसमें नहीं शामिल होता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है प्रश्न परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न है, आर्थिक भूगोल की शाखाओं में आप किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, प्रजातीय भूगोल या फिर औद्योगिक भूगोल? आर्थिक भूगोल की
शाखाओं में आप किसको सम्मिलित नहीं करेंगे इनमें से? तो देखिए कृषि भूगोल को सम्मिलित करना पड़ेगा, संसाधन को भी और औद्योगिक भूगोल को भी। प्रजातीय भूगोल को यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि प्रजातीय भूगोल मानव भूगोल का एक अंग है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय, विनिमय माने आदान प्रदान, उनके स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, बेचना, उन पर प्रभाव डालती है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति पर, उनके विनिमय पर, उनके स्थानांतरण पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? बड़ी फेमस परिभाषा, परीक्षा में कई बार आया है। इसको चिसोल्म नाम के एक विद्वान है, इन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल कैसा विषय है? अस्थैतिक, गतिशील, विकसित या फिर विकासशील? तो आर्थिक भूगोल कैसा विषय बेटा? आर्थिक भूगोल जो है ये आपका गतिशील विषय है। ठीक, कैसा विषय है? गतिशील विषय है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? संसाधन का किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, परिवहन के साधन का अध्ययन किया जाता है, आवास का अध्ययन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आवास का अध्ययन किसमें? मानव भूगोल में होता है, जबरदस्त तरीके से। जियोग्राफी मतलब कि जियोग्राफी डेस बेल्ट हैंडल्स, बताएं वेल्थ हैंडल्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जियोग्राफी डेस बेल्थनेस मतलब कि वेल्थ हैंडल्स पुस्तक को किसने लिखा है? एंड्री नाम के विद्वान ने लिखा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं भैया? तो माने जाते हैं कौन? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिसोल्म जो है, यही माने जाते हैं आधुनिक आर्थिक भूगोल के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शामिल है? इनमें से देखिए, यह आर्थिक क्रियाओं और उनके जीविकोपार्जन का अध्ययन करता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह मानव के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह विश्व के विभिन्न भागों में मिलने वाले आर्थिक क्रियाकलापों में जैसे 3 क्रियाकलाप, उत्पादन वस्तुओं का कैसे होता है, उन वस्तुओं का वितरण कैसे करना होता है, कहाँ कहाँ पर किसको भेजना है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उपभोग कैसे करता है मनुष्य, वाणिज्य यानी उसका व्यापार कैसे होता है, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाया जाता है, कहाँ पर कितना पाया जाता है, उसको वितरण कहते हैं। ठीक है, इन सभी का अध्ययन जो होता है किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। प्रश्न 19 नंबर, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सामाजिक संसाधन या आर्थिक क्रियाएं? तो आर्थिक जो प्राकृतिक संसाधन है ये तो आता ही है, मानवीय संसाधन भी आएगा, आर्थिक क्रियाएं भी आती हैं, सामाजिक संगठन जो है इसके अंतर्गत नहीं आते, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन शामिल है, मानवीय संसाधनों का अध्ययन, प्राकृतिक प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन या आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन शामिल है, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन शामिल है। ठीक है, मानवीय संसाधनों का भी अध्ययन इसमें शामिल होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रजातीय वर्गीकरण का अध्ययन, ये शामिल नहीं होता, तो यही पूछा गया, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल को वाणिज्यिक भूगोल से अलग करने वाले विद्वान का क्या नाम है? कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, याद कर लीजिएगा इसको। आर्थिक भूगोल को वाणिज्यिक भूगोल से अलग करने वाले विद्वान का नाम है गोट्ज। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इनको इसका आर्थिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, गोट्ज। और आधुनिक जो इकोनॉमी है उसके जो मतलब कि जनक कौन है? तो वो है चिसोल्म। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है? औद्योगिक भूगोल है, ठीक है, परिवहन भूगोल भी है और कृषि भूगोल भी है। ठीक है, जबकि अधिवास भूगोल नहीं है। अधिवास भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, नोट डाउन कर ले। आगे देखेंगे, आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ? वाणिज्यिक भूगोल, संसाधन भूगोल, जनसंख्या अध्ययन या सामाजिक भूगोल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक भूगोल का जो विकास हुआ है सबसे पहले किस रूप में हुआ? तो वाणिज्यिक भूगोल के रूप में ही हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी शाखा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ये कृषि भूगोल संबंधित है, परिवहन भी संबंधित है, औद्योगिक भूगोल भी संबंधित है, सामाजिक भूगोल नहीं संबंधित है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सब परीक्षा में कई बार आते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव या उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है? तो आर्थिक भूदृश्य की जो संकल्पना है इसका जो उद्भव हुआ है वो लैंड सॉफ्ट शब्द से हुआ है, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की, या मानव भूगोल की, या नगरीय की, या जनसंख्या भूगोल की? तो आर्थिक भूगोल जो है किसकी शाखा है बेटा? आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आर्थिक भूगोल की विषय सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? देखिए, पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं, औद्योगिक जो है अवस्थापन एवं कृषि विकास, तो ये शामिल है। मानव और उसकी आर्थिक क्रियाएं भी शामिल हैं। परिवहन मार्ग भी शामिल है। पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं जो होती हैं भौतिक भूगोल के अंश हैं, तो ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर जिन बच्चों ने लगाया उनका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़िएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ये पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। इसको किसने लिखा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा भी है किसने? सौ नाम के एक विद्वान है, इन्होंने लिखा है। परिवहन व संचार व्यवस्था उत्पादन क्रिया है। परिवहन व संचार व्यवस्था जो है, एक ऐसी क्रियाएं हैं, ये तृतीय क्रियाओं में शामिल हो जाती हैं। तृतीय क्रियाओं में आप शामिल कर सकते हैं, या परिवहन या संचार व्यवस्था को एक प्रकार से आप चतुर्थक में कभी कभी लगते हैं, लेकिन चतुर्थक उतने विद्वानों ने उसको स्वीकार नहीं किया। इस वजह से ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें सी ही लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न, मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का प्रभाव पड़ता है स्थल कृषि व परिवहन के साधनों पर, जलवायु पर, मिट्टी और वनस्पति पर, या उपयुक्त सभी पर? बताएं। तो मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन जो मतलब कि जो प्रभाव पड़ता है वो सभी पर पड़ता है बेसिकली, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक भूगोल की अध्ययन विधि है स्थानिक विधि, क्रमबद्ध विधि, सैद्धांतिक विधि। तो बिल्कुल आर्थिक भूगोल की अध्ययन विधियों में ये सारी विधियां शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, आर्थिक क्रियाकलापों का विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध सिस्टम से एक और विश्लेषण की एक मतलब कि एनालिसिस टाइप का। तो विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध अध्ययन किस विषय का प्रमुख उद्देश्य रहा है आर्थिक क्रियाकलापों का? तो यह एक प्रकार से किस विषय का? आर्थिक भूगोल का एक प्रकार आर्थिक क्रियाकलापों और का विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध अध्ययन किस विषय का प्रमुख उद्देश्य रहा है? तो यह एक प्रकार से किसका रहा है भैया? आर्थिक क्रियाकलापों का विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध अध्ययन जो रहा है, ये आर्थिक भूगोल का एक प्रकार से आर्थिक भूगोल का रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक भूगोल। आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल राइट आंसर है आपका आर्थिक भूगोल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्न में से आर्थिक भूगोल की शाखा है? कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, मतलब सब आ जाएंगे। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 34 नंबर। निम्न में से कौन सी क्रिया का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। डी ऑप्शन, कई बार आ चुका प्रश्न। आर्थिक भूगोल मानव के द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन से संबंधित विज्ञान है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं का दोहन कर लेना ही एक प्रकार से, या उसका अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं। तो ये एक प्रकार से कि मतलब जिसमें अध्ययन किया जाता है उत्पादन का, उपभोग का, या फिर विनिमय का। देखें, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उत्पादन कैसे किया जाता है, उनका विनिमय कैसे करना है, उनका उपभोग कैसे करना है, सब अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी बगाती कृषि है इनमें से? देखिए, बगाती कृषि में आपका चाय, रबड़, काफी या तंबाकू कौन सा आएगा? बगाती कृषि इनमें से कौन सी है? 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बगाती कृषि जो इनमें से कौन सा है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बगाती कृषि में कौन सा चीजें आएंगी आपका? चाय, कॉफी, तंबाकू। मतलब बगाती कृषि में तो चाय और तंबाकू नहीं है ना भाई, तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि काफी भी बगाती कृषि है, चाय भी और रबड़ भी बगाती कृषि होती है, क्योंकि ये एक प्रकार से बाग लगाई जाती है इन सभी की। ठीक है, और तंबाकू का पौधा छोटा छोटा होता है, हरा हरा। ठीक है, पत्ते इसके लंबे चौड़े होते हैं, हरा हरा। उसके तंबाकू की खेती हमने खूब करी है भाई, इसकी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तंबाकू बोई जाती थी, और इसको एक प्रकार से तंबाकू खेत में लगभग आप मान के चलो कि 1 बीघे तंबाकू के हिसाब से दाम लगता है खेत में, और कल्ला इसका बड़ा तोड़ना पड़ता है, हाथ पूरा गंदा हो जाता है, बहुत बदबूदार खेती होती है ये। ठीक है, बहुत मतलब इस खेती में कम से कम भर्ती तो खूब लगती ही है, और साथ ही साथ में अपना एकदम से जानवर जैसी मेहनत करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन से, रबड़ के सार्वजनिक बाग कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन प्रदेश में, पंपास वाले मैदान में, स्टेपी वन में, या भूमध्य रेखीय वन प्रदेश में? तो जो रबड़ के सर्वाधिक बाग होते हैं वो भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो वन प्रदेश हैं वहीं पर मिलते हैं। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल में अंतर बताएं।
देखिए अर्थशास्त्र जो है इसमें और इसमें क्या अंतर है, अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल में बहुत अंतर है। पहला अंतर देखिए, अर्थशास्त्र जो है मांग और पूर्ति की स्थिति बताता है, ठीक है, और आर्थिक भूगोल स्थानों की स्थिति बताता है कि किस स्थान पर क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। तो ये चीज़, इसका अंतर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये अंतर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है इनमें से। देखिए जो है किंग्सले डेविस, इनमें से गोट्स, चिसोल्म और शाह, ये तीनों आर्थिक भूगोल के बढ़िया विद्वानों में से, यानी तो गोट्स जो हैं आर्थिक भूगोल के जनक हैं, ठीक है, ये आधुनिक उसके जनक हैं, आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक हैं। शाह का नाम तो जानते ही हैं, आपकी आर्थिक भूगोल में बड़ा आदर से लिया आता है। डेविस जो हैं इन्होंने अपरदन चक्र की बात करी है, जो कि एक जो है भौतिक भूगोल से संबंधित हैं। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस, किंग्सले डेविस, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल की शाखा है, कृषि भूगोल भी है, परिवहन भूगोल भी है, औद्योगिक भूगोल भी है, डी ऑप्शन। आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं मानवीय गुण, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी, सब, बिल्कुल ये सभी प्रभावित करते हैं, उपरोक्त तो सभी। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। निम्न में से कौन सा डी विटिलसी से संबंधित है। डी विटिलसी जो है इन्होंने कृषि प्रदेशों का वर्णन किया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। कृषि प्रदेशों को लेकर के बढ़िया बांटा, मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया भी, देख लीजिएगा। बगाती कृषि सर्वाधिक कहाँ विकसित है। बगाती कृषि कहाँ पर की जाती है सबसे ज़्यादा, तो बगाती कृषि करी जाती है इंडोनेशिया के आसपास, या इंडोनेशिया देश में, इनमें सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में बगाती कृषि करी जाती है। निम्न में से कौन सी बगाती फसल है, इनमें से देखें तो इनमें से बगाती फसल कौन सी है, रबड़, गन्ना, कपास, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी बगाती फसल है भाई इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बगाती फसल में आपकी रबड़ जो है बगाती फसल है, ठीक है, बगाती फसल रबड़ में एकदम, रबड़ ज़्यादा बगाती फसल है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि अपनाई गई है। सहकारी कृषि कहाँ पर अपनाई गई भैया, किस देश में, तो सहकारी कृषि जो है नीदरलैंड में अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से भाग में स्थानांतरणशील कृषि, स्थानांतरणशील कृषि विधि अपनाई जाती है। देखिए स्थानांतरणशील कृषि, कृषि की आदि कृषि होती है, प्राचीन कालीन कृषि होती है, इसको जनजाति लोग विशेषता करते हैं। काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, झूमिंग कृषि इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जंगल को पहले काटा जाता है, उसके बाद में उसमें आग लगा दी जाती है, झाड़ी वगैरह एकदम साफ सफाई करके इस पर फिर खेती करी जाती है। और खेती तब तक करी जाती है जब तक उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो क्षीण नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तो तब तक खेती करते हैं। लगभग 2 साल या 2.5 साल अधिकतम करते हैं खेती, उसके बाद में फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर काटते हैं, ठीक है, जंगल के को कटाई करते हैं, उसको साफ सफाई करके फिर वहाँ पर दूसरी खेती शुरू कर देते हैं। इस तरीके से लगातार, जिससे तमाम प्रकार के जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो स्थानांतरणशील कृषि जो होती है यही होती है बेसिकली। अगर बात की जाए भारत में, तो स्थानांतरणशील कृषि जो है यह कहाँ पर पाई, मतलब कि अपनाई जाती है, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में एक प्रकार से आप देखते हैं ऐसी कृषि की जाती है, उत्तरी पूर्वी एरियाज में, जहाँ पर जनजातियाँ विशेष ज़्यादा रहती हैं। स्थानांतरणशील कृषि निम्न में से किस प्रदेश में नहीं होती है, तो ये एक प्रकार से किस प्रदेश में नहीं होती है स्थानांतरणशील कृषि, दक्षिण पश्चिम एशिया में कम होती है ये कृषि, बाकी पूर्वी अफ्रीका में खूब दबा के, मध्य अमेरिका में, दक्षिण पूर्व एशिया में खूब होती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कृषि प्रारूपों में से कौन सी दक्षिणी पूर्वी एशिया में मिलती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन सी कृषि मिलती है भाई, दक्षिण पूर्वी एशिया में सभी को पता होगा सघन जीवन निर्वाहक कृषि होती है दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया सघन निर्वाहक जीवन कृषि होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सी है, भारत और इधर आपके देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब आते हैं। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रमुखता गहन निर्वाहक कृषि करता है। गहन निर्वाहक कृषि जो करता है वो मानसूनी एशिया में होती है, ठीक है, मानसूनी एशिया में गहन निर्वाहक कृषि होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओ चलिए 50वां क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक विकसित है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, प्रेरी और स्टेपी का प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, या उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो देखिए जो पशुपालन होता है सर्वाधिक मात्रा में वो प्रेरी और स्टेपी प्रदेश में, प्रेरी घास के मैदान बेसिकली जो है अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है।
उष्णकटिबंध एकदम से गर्मी का इलाका होता है, जहाँ पर खूब गर्मी होती, बारिश भी होता है, घने जंगल पाए जाते हैं। ध्रुवीय इलाका मतलब कि वहाँ पर कुछ पाया ही नहीं जाता है, वहाँ पर कुछ रहता ही नहीं है। भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहाँ पर भूमध्य रेखा एकदम विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, उष्णकटिबंध वहाँ भी पाया जाता है। तर खेती यानी जिसको आप बेल्ट कल्टीवेशन कहते हैं, तार खेती या बेल्ट कल्टीवेशन निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो ये खेती जो होती है बेल्ट कल्टीवेशन की अगर बात की जाए तो बेल्ट कल्टीवेशन बेटा ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पर होती है उन क्षेत्रों में की जाती है। कैलिफोर्निया का दक्षिणी पश्चिमी भाग जाना जाता है, तो कैलिफोर्निया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी भाग को किसके मतलब कि किसके नाम से जाना जाता है? तो कैलिफोर्निया का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है यह बेसिकली बागाती कृषि के लिए फेमस है, जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शुष्क कृषि यानी ड्राई फार्मिंग विश्व के किन भागों में अपनाई जाती है? तो जो ड्राई कृषि होती है, शुष्क कृषि यानी सूखे एरियाज में, तो आप सभी को पता होगा यह कृषि वहाँ पर होती है जहाँ पर डेल्टा वगैरह होते हैं, नदियाँ का मुहाना होता है, उन क्षेत्र में होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। झूमिंग कृषि भारत के किस राज्य में होती है? तो झूमिंग कृषि जो होती है वो झूमिंग कृषि को स्थानांतरशील कृषि कहते हैं। ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारत के बहुत अधिक मात्रा में होती है। कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या रहा है? तो कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार फसल व्यवस्था भी रही है, जल की उपलब्धता और भूमि की उपलब्धता, इन सभी को आधार बना करके कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है विद्वानों ने। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चावल उत्पादन के लिए सर्वदा यानी कि ठीक ठाक उपयुक्त कृषि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन के लिए जानी जाती कौन सी कृषि बताएं? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा मानसूनी एशिया या मानसूनी प्रदेश जो है वो ज़्यादा बेटर होते हैं, जहाँ पर बारिश होती रहती है वहाँ पर चावल खूब होते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने फसल संयोजन के आधार पर कृषि प्रदेशों को विभाजित करने की विधि का विकास किया? तो बताइए फसल संयोजन के आधार पर कृषि प्रदेशों को किसने बांटा? प्रश्न ये पूछा है, तो वीवर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने बांटा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है। सघन जीवन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में की विशेषता है? तो सघन जीवन निर्वाहक, सघन यानी खूब घनी आबादी में कृषि होती है और जीवन निर्वाह के लिए कृषि होती है, ज़्यादा बचता नहीं है। तो ये एक प्रकार से किस क्षेत्र में होती है? तो ये अधिक जनसंख्या, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है और निम्न स्तर तकनीकी होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी कम होती है और जनसंख्या खूब ज़्यादा होती है, वहाँ पर सघन जीवन निर्वाह कृषि होती है। किस कृषि में भूमि के एक भाग से वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त की जाती हैं, यानी एक वर्ष में कई फसलें जो है एक साल में प्राप्त की जाती है? तो किस प्रकार की भूमि में, ठीक है, मतलब कहाँ पर? तो गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में ऐसा होता है जहाँ पर खेत कम होता है और जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर एक साल में दो फसलें उगा ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, डी विटलसी के द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक कृषि वर्गीकरण भिन्नता के 4 प्रधान आयामों पर आधारित था, जिनमें 3 आयाम थे, तीव्रता, व्यापारिकता और गतिशीलता। चौथा आयाम क्या था इनमें से? चौथा आयाम जो था वो था यंत्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो कृषि प्रदेशों का जो कृषि प्रदेशों का या विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण जो किया है सबसे पहले, वो किसने किया है? तो 1936 में किया था, डी विटलसी नाम के एक विद्वान ने। इसको पूरा मैंने बढ़ा रखा, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, स्थानांतरणशील कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पर? स्थानांतरणशील कृषि प्रारंभ हुई थी सबसे पहले थाईलैंड में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर? चीन में, इंडोनेशिया, जापान या भारत? जो सबसे ज़्यादा घनी कृषि कहाँ पर होती है? सर्वाधिक सघन खेती जो होती है वो जापान में होती है, जापान में बहुत ज़्यादा कृषि सघन होती है। अगला प्रश्न, लदांग कृषि संबंधित है। लदांग एक प्रकार से स्थानांतरणशील कृषि है, ठीक है, काट और जलाओ कृषि या झूमिंग कृषि, उसी को लदांग कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि को ही। ये इंडोनेशिया में जब जो भारत में दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो, या दक्षिणी पूर्व भारत में या उत्तरी पूर्वी भारत में जो खेती होती है स्थानांतरणशील कृषि, काटो और जलाओ, जो मैंने आपको बताया था कि कैसी होती है, तो वो एक प्रकार से इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है, ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि को। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो मिश्रित कृषि में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट। जहाँ पर मिश्रित कृषि होती है वहीं पर पशुपालन भी होता है और कृषि भी होती है, इसीलिए उसको मिश्रित कृषि पशुपालन एरिया कहता है। विस्तृत कृषि में क्या होता है? विस्तृत कृषि में क्या होता है भाई? प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, या फिर प्रति व्यक्ति खेतों का आकार छोटा होता है, कृषि भूमि
कम होती है तथा जनसंख्या अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है विस्तृत कृषि में, प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेषता है, बताएं व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की क्या विशेषताएं हैं। तो व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की विशेषता में एक प्रकार से पंपास के मैदान में, या पंपास मैदान की विशेषता, यहाँ पर पंपास में जो होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत भारत नहीं आता है, बाकी मोरक्को, कैलिफोर्निया और चिली आता है, भारत नहीं आता इसमें। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। इनमें से देखिए फ्रांस आता है, कैलिफोर्निया भी है, इटली भी है, हंगरी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न बगाती कृषि की विशेषता नहीं है। इनमें से बगाती कृषि की विशेषता क्या नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए बगाती कृषि की विशेषता, बगाती कृषि वाणिज्यिक कृषि है, बिल्कुल ठीक है। एक एकल शस्य कृषि है, उष्णकटिबंधीय कृषि, बिल्कुल ठीक बात है। निर्वाहक कृषि नहीं है ये निर्वाहक कृषि मतलब क्या होता है, जब आप चावल और गेहूं का उत्पादन करें जिसको आपको खाना हो, तो ऐसी कृषि होती है निर्वाहक कृषि, ठीक है। और चूंकि ये कृषि जो होती है ये बेची जाती, निर्वाहक कृषि जो होती खाई जाती है, और जो बगाती कृषि होती वाणिज्यिक होती उसको बेचा जाता है, उससे धन कमाया जाता है, जबकि निर्वाहक कृषि पेट पालन के लिए की जाती है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदानों में की जाने वाली कृषि कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका में जो मैदान होते हैं घास के, उनको प्रेरी कहा जाता है। अर्जेंटीना में इसी घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, और उसमें क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसी घास के मैदान को हम लोग बेल्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी घास के मैदान को अफ्रीका में हम लोग सवाना कहते हैं, क्लियर। तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना में क्या कहते हैं इसको, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, ठीक है, वेल्ड कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और जो है अफ्रीका महाद्वीप में जो ये कृषि मतलब कि जो खेत मतलब कि ये घास के मैदान होते हैं उसको हम सवाना कहते हैं, घास के मैदानों को, ठीक है। तो जो बगाती कृषि मतलब कि उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरी मैदान है, उन प्रेरी के मैदानों में जो कौन सी कृषि करी जाती है, तो प्रेरी के मैदानों में व्यापारिक खाद्यान्न कृषि करी जाती है, ठीक है। यानी खाने के जो अनाज होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है व्यापार के उद्देश्य से। मानसून एशिया में प्रचलित है। मानसून एशिया में कैसी कृषि होती है, तो मानसून एशिया में सघन जो है कृषि करी जाती है, खूब सघन कृषि होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न वेनेजुएला में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से पुकारते हैं। तो वेनेजुएला में स्थानांतरणशील कृषि को कोनुको कहते हैं, ठीक है, कोनुको कहते हैं। और लदांग कहाँ पर कहते हैं, लदांग कहते हैं इंडोनेशिया वगैरह में, ठीक है, सॉरी हाँ इंडोनेशिया में, ठीक है। लदांग कहाँ पर कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लदांग जो है इंडोनेशिया में कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ऐसे ही आपके ये सब भी हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान में अधिकांश कृषक अपनाते हैं क्या। बगाती कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, स्थानबद्ध कृषि या चलवासी पशुचारण कृषि, बताएं। तो गंगा के मैदान में अधिकांश कृषक जो अपनाते हैं वो क्या अपनाते हैं भैया, गंगा के मैदान में जो खेती होती है वो स्थानबद्ध कृषि होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, जहाँ पर इकट्ठा रह करके लोग करते हैं। चेना नाम की जो कृषि है इसको स्थानांतरणशील कृषि ही कहते हैं। ये कहाँ की जाती है, यानी किस जगह पर चेना कहा जाता है स्थानांतरणशील कृषि को। तो चेना कहा जाता है कहाँ पर भैया, श्रीलंका में स्थानांतरणशील कृषि को चेना कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में आता है। लदांग इंडोनेशिया में कहा जाता है और वेनेजुएला में उसको कहते हैं क्या, कोनुको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो डी हिटलसी यानी डरबेंट हिटलसी ने कृषि प्रदेशों को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। मैंने चैप्टर भी पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन, सघन निर्वाहक कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। सघन निर्वाहक कृषि क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है भैया, तो सघन निर्वाहक कृषि में आपका चीन, मलेशिया और भारत शामिल है, मैक्सिको नहीं शामिल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, बहु कहाँ की चलवासी पशुचारण जो है जनजाति है। बहु या बिहू, ठीक है, इसी को बिहू भी कहते हैं, बहु भी कहते हैं। तो ये सऊदी अरब की एक प्रकार से चलवासी पशुचारक जनजातियां हैं। हिटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया। तो डी हिटलसी ने कब किया था भैया, 1936, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1936 में।
उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है। क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। चेना कहते हैं श्रीलंका में। ठीक है, ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा गया। श्रीलंका में इसको जो है चेना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लदांग कहा जाता है। कहाँ पर? लदांग कहाँ पर कहते हैं भैया? तो चेना कहते हैं इसको श्रीलंका में। लदांग इसको कहा जाता है कहाँ पर? देखो, कोनको कहा जाता है इसको। कहाँ पर? कोनको कहाँ पर कहते हैं भैया? वेनेजुएला में कोनको, लदांग इंडोनेशिया में, और उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज भी तैयार हैं। जल्द ही आपके समक्ष ये भी वीडियो आ जाएगी 1-2 दिनों में, तो इसके लिए भी तैयार है। इसमें हम 62 से अधिक क्वेश्चंस चर्चा करेंगे, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ऐसे ही यूनिट 3 का भी ऐसे आता रहेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सभी दोस्तों से निवेदन है कि सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, और आप देखते होंगे कि लगातार शुक्ला डी पॉइंट पर तमाम सारे मॉडल पेपर लिखित का करवा दिया था। इसका बचा हुआ था तो इसका भी मैंने करवा दिया। यूनिट नंबर 2 का भी 1-2 दिनों में आपका आ जाएगा। ठीक है, चले, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल का नाम है, ध्यान रखेंगे। और को करिकुलर चैनल के लिए हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।